बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने ग्लास कैलोरीमीटर डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं दोबारा से। कैलोरीमीटर क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व है उसे कैलकुलेट करने के लिए। अब हीट का इन्वॉल्व होना दो तरह से है। हीट या तो मिक्सचर में से या सिस्टम में से एमिट भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। वही पुरानी बातें रिपीट हुई। उसके बाद हमने इंथाल्पी मेजर करने के लिए हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ करेंगे। ग्लास कैलोरीमीटर में हमने जो चेंज इन प्रेशर था उसे कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसका ऑपरेटर्स डिस्कस किया। ऑपरेटर्स क्या था? आपके पास एक बीकर था जिसे आपने इंसुलेटेड बीकर का नाम दिया था, यानी कि आपने उसे आउटर एटमॉस्फेयर से इंसुलेट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ कॉटन बॉल। स्टूडेंट्स, इस बीकर में हमने अपने रिएक्टेंट्स और नॉन मैस अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने नॉन मैस डाला किसका? अपने रिएक्टेंट्स का। और रिएक्टेंट्स का मैस ऐड करने के बाद इसी बीकर में थर्मामीटर भी अटैच था, इसी बीकर में स्टिरर भी अटैच थी। हमने क्या किया, हमने ड्यूरिंग रिएक्शन जो टेम्परेचर चेंजेस आए उन टेम्परेचर चेंजेस को मेजर किया। टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करने के बाद हमने अपने फार्मूला में वैल्यू पुट की। फार्मूला हमारे पास Q इक्वल था M इंटू एस इंटू डेल टी। M हमारे पास मैस था रिएक्टेंट्स का और S हमारे पास हीट कैपेसिटी थी किसकी जी? वाटर की स्पेसिफिक हीट थी। और इसी तरह डेल टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो कि हमने नोट किया था बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और इस तरह हम टोटल हीट जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल थी, मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व की होगी। आज हमने इंथाल्पी मेजर करने के लिए ही नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट प्रोसीजर जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर देखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बॉम कैलोरीमीटर। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि जब भी लास्ट में मीटर आ जाए तो इट मीन्स कि ये कोई मेजरिंग डिवाइस है। तो बॉम कैलोरीमीटर भी एक मेजरिंग डिवाइस ही है। और कैलोरीमीटर मतलब एनर्जी, मतलब आप अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉम कैलोरीमीटर ये क्या है? मोर एक्यूरेट प्रोसीजर है या मेथड है। मोर एक्यूरेट मेथड किसके मुकाबले में? ग्लास कैलोरीमीटर के मुकाबले में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हम चेंज इन वॉल्यूम को क्या रखेंगे? ज़ीरो। मतलब इस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स वर्क भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो एज डेल वी ज़ीरो है तो लिहाजा वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यूज़ होगी या इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी, वो सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितनी भी एनर्जी जो इस प्रोसेस में यूज़ होगी वो एक्चुअली वो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई उसी के इक्वल होगी। इस केस में वर्क डन ज़ीरो है, तो इसलिए हमारा जितना भी जो यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई वो एज हीट एनर्जी ही हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने इन्हें ज़रूर देखना है। MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ में पूछा भी गया था कि इन विच प्रोसेस डेल वी इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें पता होना चाहिए कि इन बॉम कैलोरीमीटर। और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इन विच मेथड
वर्क इक्वल टू 0, तो दैट इज़ बोम कैलोरीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोम कैलोरीमीटर को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए, हम हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में लिखा है हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट्स एन इंस्ट्रूमेंट कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए, यूज टू मेजर enthalpy of combustion enthalpy of combustion किसकी, of food, fuel and other compounds या other things, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि आप इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोसेस जिनमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, या ऐसे रिएक्शन जिनके बनने के दौरान हीट इवॉल्व होगी, आप उस हीट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस मेथड। तो बाय डेफिनेशन हमने कंबस्शन के लिहाज से ही डिफ़ाइन किया इसे। तो ज़रा डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपने इस्तेमाल किया किस पर्पस के लिए, मेजर करने के लिए, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, मोस्टली फूड, फ्यूल और बाकी जो चीज़ें हैं उनके इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, तो ओबियसली इट्स डिपेंड्स अपॉन एन अपरेटस। तो इसका अपरेटस क्या है या कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे बोम कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन इजी है, मुश्किल नहीं है। जो आपकी बुक में बता दी गई उसके मुताबिक तो काफ़ी इजी है। अगर आप इसे डिटेल में डिस्कस करें तो फिर उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। फ़िलहाल अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टील से बना हुआ कंटेनर है। स्ट्रॉन्ग मतलब एक मज़बूत किस्म का स्टील से बना हुआ ये एक कंटेनर है। और इस कंटेनर की जो इंटरनल वॉल्स हैं आप उन्हें किसी इनेमल से, इनेमल कहते हैं पेंट्स को, आप किसी पेंट से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, क्रोजन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टील कंटेनर है इसमें एक स्पेसिफिक शेप का, एक बॉम शेप का एक स्टील कंटेनर पड़ा होगा जो इंटरनल कंटेनर कहलाएगा। मैं उसे कुछ इस तरह लिख दूंगा यहाँ पे कि इसके अंदर भी एक कंटेनर है जो कि बॉम शेप में है, इसीलिए आप इसे बॉम कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। अगर मैं डायग्राम को कंप्लीट कर दूं तो स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। बॉम शेप में ये आपके पास एक फर्दर एक और कंटेनर था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉम के इनसाइड आपके पास एक प्लाटिनम क्रूसिबल है। मैं उस प्लाटिनम क्रूसिबल को इस तरह एक ब्लॉक में शो कर दूंगा और मैंने वायर्स शो कर दी। और ये जो प्लाटिनम क्रूसिबल है ये वायर्स के साथ कनेक्टेड है और ये वायर्स फर्दर आगे बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अब जहाँ तक हमने डायग्राम कंप्लीट की मैं वहाँ तक ज़रा लेबलिंग कर दूँ डायग्राम की। ये आपके पास एक्सटर्नल स्टील वेसल है
मैं इसे स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल का नाम दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटरनल वेसल है, जिसे आप बॉम्ब का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप इसे इंटरनल वेसल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसे बॉम्ब वेसल का नाम दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते क्यों हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, प्लाटिनम क्रूसिबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास प्लाटिनम क्रूसिबल है। क्रूसिबल मतलब आपके पास ये एक पोर्ट शेप ट्यूब है जिसमें आप क्या करेंगे, आप अपना वो मटेरियल प्लेस करेंगे जिसकी आपने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बॉम्ब बन गया। नेक्स्ट क्या है, इस कंटेनर में वाटर फील्ड है, तो मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, मतलब ये जो कंटेनर है इट इज़ फिल्ड ऑफ वाटर, और कितना पानी है इसके अंदर अमाउंट हमें पता है, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर के एक तरफ हमारे पास क्या है, एक स्टिरर अटैच है ताकि हम वाटर को कॉन्टिन्यूसली स्टिर कर सकें, ठीक है। और इस कंटेनर के दूसरी तरफ हमारे पास एक थर्मामीटर भी अटैच है, तो मैं यहाँ पे एक थर्मामीटर जो है वो बना दूंगा ताकि हमें ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थर्मोमीटर भी अटैच है। नहीं जी, इसमें इस तरह कर देते हैं, ये स्टिरर है और ये क्या है, इट इज़ थर्मोमीटर। इस बॉम्ब के दोनों तरफ विंग्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये बॉम्ब प्लेस होगा इस कंटेनर में। अब स्टूडेंट्स ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन को हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल, और ये जो स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल है इसको आपने इन साइड जो है वो किसी इनेमल से पेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइंड इनसाइड विद एन इनेमल। इनेमल हम पेंट्स को कहते हैं, किसी पेंट के साथ आपने इसे क्या कर दिया, इनेमल कर जो है वो लाइनिंग कर दी इसकी। किस पर्पज़ के लिए, टू अवॉइड क्रोयन, क्योंकि अंदर वाटर भी मौजूद है तो क्रोयन जो है उससे अवॉइड किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है, आपने लिखना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल है, ये वेसल अटैच है किसके साथ, अटैच्ड विद थर्मोमीटर एंड स्टिरर, कि ये थर्मोमीटर और स्टिरर के साथ अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बताएंगे कि देयर इज़ एन अदर वेसल इनसाइड, ठीक है, जो कि बॉम्ब शेप में है। इसी की वजह से इस मेथड को बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम दिया गया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एनदर वेसल इनसाइड एक्सटर्नल कंटेनर, कि ये जो एक्सटर्नल कंटेनर था, स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल था, इसके अंदर एक और वेसल मौजूद है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वेसल है, इस वेसल में एक प्लाटिनम क्रूसिबल मौजूद है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अ प्लाटिनम क्रूसिबल इनसाइड वेसल, कि इस इंटरनल वेसल के अंदर एक प्लाटिनम क्रूसिबल मौजूद है, और ये क्रूसिबल जो है ये अटैच है बैटरी के साथ,
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अटैच्ड विद बैटरी। स्टूडेंट्स टॉपिक जो है वो बुक में इतना लेंथी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड करने का मकसद यही है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि प्रोसेस किस तरह होगा। अब नेक्स्ट आपने इसकी वर्किंग बतानी है कि इसकी वर्किंग किस तरह है या किस तरह से जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे हम। आपने बताना है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप करेंगे क्या, ये जो क्रूसिबल है इसमें एक नॉन अमाउंट रखेंगे, किसकी, फ्यूल की, फूड की या फ्यूल की, या जिस मटेरियल की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप उस मटेरियल की एक नॉन, यानी कि आपको पता होगा कि कितना मैस आपने उस मटेरियल का लिया, और इस प्लैटिनम क्रूसिबल से आप क्या करेंगे, प्लैटिनम क्रूसिबल में प्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अ नॉन अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ पे कौन है, जिसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आपने कैलकुलेट करनी है, इज़ प्लेस्ड, आपने उसे प्लेस कर दिया कहाँ पे, इनसाइड क्रूसिबल, आपने उसे इस प्लैटिनम क्रूसिबल में प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने इग्निशन स्टार्ट की, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, क्योंकि ये जो बॉम्ब है डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के साथ। डायग्राम में आपको बुक में दिखाया भी गया होगा, आप देख भी सकते हैं। तो उसके बाद आपने लिखना है कि मटेरियल इज कंबस्ट या उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि अ प्रेशर ऑफ 20 atm या ऑक्सीजन इज फिल्ड इन बॉम्ब वेसल, कि ये जो इंटरनल वेसल है इसमें आपने ऑक्सीजन फिल की, कितने प्रेशर के साथ, विद 20 atm प्रेशर के साथ। तो मैं यहाँ पे 20 atm लिख रहा हूँ, MCQ में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, आपने इसे देख भी लेना था। तो इतने प्रेशर के साथ आपने ऑक्सीजन को फिल कर दिया बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ऑक्सीजन फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, देखिए ऑक्सीजन फिल करने का मकसद क्या है, हमने कंबस्शन करनी है। कंबस्शन करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे पास फ्यूल है जिसने जलना है, सेकंड थिंग इज़ स्पार्क या इग्निशन जिसने कंबस्शन स्टार्ट करनी है, एंड थर्ड थिंग इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कंबस्शन होगी। तो हमने हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन यहाँ पे फिल कर दी, एक चीज़ कंप्लीट। दूसरी चीज़ फ्यूल जिसने जलना है, वो हमारा मटेरियल है जिसे हम एज फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, एंड थर्ड थिंग इज़ स्पार्क। तो चूँकि ये क्रूसिबल बैटरी के साथ अटैच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया जाएगा ताकि इस मटेरियल को कंबस्ट किया जा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूँगा कि एन इलेक्ट्रिक स्पार्क is used to combust material inside vessel या inside platinum। आप क्या करते हैं, आप प्लाटिनम के अंदर मौजूद जो मटेरियल है उसे कंबस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पार्क जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्पार्क के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे कंबस्शन स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली कंबस्शन होगी तो हीट इवॉल्व होगी, इस बॉम्ब से हीट जो है वो बाहर आएगी। मैं यहाँ पे रेड लाइन से हीट शो कर रहा हूँ कि इस बॉम्ब से हीट बाहर आना शुरू हो जाएगी। जब हीट बाहर आएगी तो बाहर मौजूद जो वाटर है उसका टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा। ठीक है, हम स्टिरर की मदद से कॉन्टीन्यूसली इस स्टिरर को जो है वो रोटेट करवाते रहते हैं। किस पर्पज़ के लिए, ताकि वाटर थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो रोटेट करता रहे और जो हीट है वो इक्वली पूरे वाटर में जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे रेज़ होना शुरू होगा और टेम्परेचर में जो रेज़ है वो आप मेजर कर सकते हैं। आप इसके टेम्परेचर में जो चेंज है आप इजीली उस टेम्परेचर चेंज को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि
heat evolve and temperature of water changes। कि ये जो वाटर है इस कंटेनर में, जिसकी क्वांटिटी आपको पता है कि कितना पानी है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है और उस टेम्परेचर चेंज को आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। एंड मेजर, क्या मेजर? टेम्परेचर चेंज विद किसकी मदद से? थर्मामीटर। आपने थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर चेंज को मेजर कर लिया। अब जब आपने टेम्परेचर चेंज को मेजर कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन है हीट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा कि नाउ हीट कैन बी कैलकुलेट विद फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास क्या है? Q इक्वल टू C इंटू डेल टी। इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे? हम इजीली Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड कि कितनी हीट इवॉल्व हुई। C या डेल टी यहाँ पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और C यहाँ पे क्या है? C इज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में अब हमारे पास वाटर भी है और यहाँ पे मौजूद हमारे पास फ्यूल भी है। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता हैं, आप इक्वेशन में वैल्यूज़ फिल करेंगे और आप इजीली जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है या कितनी हीट इवॉल्व हुई, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी क्या है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि हीट कैपेसिटी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल बाय 1 केल्विन भी आप कह सकते हैं, 1 डिग्री भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं यहाँ पे बता दूँ कि हीट कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या है। लेट्स सपोज आपके पास कोई मटेरियल है जिसकी अमाउंट क्या है? 1 kg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 kg आपके पास कोई ए मटेरियल है, इसका टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपने क्या किया? आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 25 से 26 किया, और 26 करने के लिए आपको ओबियसली एनर्जी देनी पड़ी, और जितनी एनर्जी सिस्टम में अब्जॉर्ब हुई टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए, उस एनर्जी को आप हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये Q कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए एक एग्जांपल की मदद से Q को भी कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल को देखेंगे तो उन्होंने कहा जी कि ग्रेफाइट, और कितना ग्रेफाइट? 10.16 ग्राम, यानी कि उन्होंने इतने ग्राम ग्रेफाइट की बात की। उन्होंने कहा जी कि ये ग्रेफाइट अगर आपने बर्न किया बोम कैलोरीमीटर में, तो जो टेम्परेचर चेंज आया दैट वाज 3.87 केल्विन। इतने ग्रेफाइट को बर्न करने से इतना टेम्परेचर चेंज आता है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में जो डिफरेंस है दैट इज़ 3.87 केल्विन। अब कैलकुलेट आपने इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करनी है, किसकी? ग्रेफाइट की। कब? जब हीट कैपेसिटी जो है वो सिस्टम की, उसकी वैल्यू होगी 86.02 किलो जूल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, हम इस एग्जाम्पल का सलूशन स्टार्ट करेंगे। ज़रा आप फोकस कीजिएगा साथ साथ। इसके सलूशन में सबसे पहले आप गिवन डाटा बता दें कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में हम वो तमाम चीज़ें लिखेंगे जो हमें बता दी गई हैं। सबसे पहले तो हमें मैस बता दिया गया, किसका जी? ग्रेफाइट का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी मैस ऑफ ग्रेफाइट इज़ M आपके पास कितना हो जाएगा जी? 10.16 ग्राम। उसके बाद आपको डेल टी बता दिया गया, डेल टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ 3.87 केल्विन।
उसके बाद बेटे आपको जो है वो स्पेसिफिक हीट बता दी गई, दैट इज़ C विच इज़ इक्वल टू 86.02 किलो जूल पर केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या कैलकुलेट करना है या फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम? फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ Q आपके पास इक्वल होगा C इंटू डेल टी, C इंटू डेल टी। अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज़ जस्ट पुट करेंगे हम। C किसके इक्वल है जी? 86, या C की वैल्यू पुट की 02 इंटू और डेल टी 3.87। स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 332.89। आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर लीजिएगा या करेक्ट आंसर ज़रूर लिखिएगा। अब ये हीट है तो ये किलो जूल में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि 10.6 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, इसको जब आपने बर्न किया, ये क्या वैल्यू है जी? डेल HC की वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं कंबस्शन की, इतने ग्राम ग्रेफाइट के लिए। लेकिन हम जब भी आंसर लिखेंगे हमारा यूनिट किलोजोल पर मोल में होना चाहिए, ठीक है। तो पर मोल में हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इतने ग्राम में ग्रेफाइट का 1 मोल नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इतने ग्राम्स में ग्रेफाइट के कितने मोल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नंबर ऑफ मोल या N इन 10.16 ग्राम। तो ये आपके पास क्या होगा? मैस बाय मोलर मैस। मैस आपके पास 10.16 है, मोलर मैस ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मैस है दैट इज़ 12। अगर एलिमेंट की बात होगी तो एटॉमिक मैस। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसका वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.843 मोल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। इतने मोल्स हैं। अब हमने करना क्या है? हमने इस फार्मूला को पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट जब आप बर्न करेंगे इन बोम कैलोरीमीटर, तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी, जो आपके पास मेन आंसर था 332.89, आप क्या करेंगे? आप इससे 1 मोल जो आंसर था आपके पास ग्रेफाइट के लिए, उस आंसर से डिवाइड करेंगे। 0.843 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 395। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 395 और यूनिट था आपके पास किलोजोल, मैंने यहाँ पे किलोजोल लिखा। और अब आपने मोल से डिवाइड किया था तो ये पर मोल की हीट होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा किलोजोल पर मोल। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा किस चीज़ का? कि हीट इवॉल्व्ड, या आप इसे हीट ऑफ कंबस्शन भी कह सकते हैं। कब? फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, जब आपने उसे कंबस्ट किया बोम कैलोरीमीटर में। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हीट इवॉल्व है तो इसलिए आप इसके साथ माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज़ -395 किलोजोल पर मोल। ये बेटे आपके पास फाइनल आंसर होगा। आप इसे खुद से भी एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू बोम कैलोरीमीटर। हमने सीखा कि बोम कैलोरीमीटर क्या है। आप इसे कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, फूड की, फ्यूल की या किसी भी दूसरे जो है वो कंपाउंड्स की। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन हमने सीखी, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने इसकी वर्किंग देखी और फाइनल अपना फार्मूला बनाया, और फार्मूला यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि आपके बनाए हुए लेक्चर नोट्स बेस्ट हैं। उसके बाद आपने यूनिक नोट्स को ज़रूर देखना है। यूनिक नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।